आज नीमच में पंचायती एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने टाउन हॉल में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पत्रकार वार्ता में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन गंगा आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि आज भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। प्रहलाद पटेल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की शुरुआत कर 44 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थी के खातों में पहुंचाकर दलालों की भूमिका समाप्त कर दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग के जीवन को आसान बनाया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीज फायर और अमेरिका के हस्तक्षेप वाले सवाल का मंत्री प्रहलाद पटेल ने गोलमाल जवाब दिया। वहीं इस पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय आयोजन में नीमच के पत्रकार मित्रों का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फोटो जर्नलिस्ट और अब सोशल मीडिया सभी का मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और मेरे सभी जनप्रतिनिधि मित्रों की तरफ से आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। 11 साल मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल तो है ही, लेकिन 11 साल सेवा के काल। किसी का मोबाइल है और मैं ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने 2 बातें कही थी कि अब जातियां 4 हो गई हैं, गरीब है, युवा है, महिला है और किसान है। और अगर चारों को हम ध्यान में रखकर कहते हैं तो युवाओं के लिए जो काम होने चाहिए वो तुलना अगर 2014 से पहले भी जितना देश में हुआ है मुझसे करते हैं, तो चाहे एम्स हो, चाहे IIT हो, चाहे IIM हो, चाहे मेडिकल की सीटें हो, मेडिकल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, इन सब में जो इजाफा हुआ है, खास करके मेडिकल की सीट्स में, ये युवाओं के भविष्य के लिए बेहतर है। अन्यथा अस्पताल होते थे, मेडिकल कॉलेज होते थे और एक एक फैकल्टी 12-12 कॉलेज में जाया करती थी। दूसरी तरफ महिलाओं की जब मैं बात करता हूं तो हम बराबरी की बातें तो करते रहे, लेकिन आर्थिक रूप से वो स्वावलंबी हो जाए। ये 11 वर्षों के भीतर 3 करोड़ लखपति दीदियों का बनना, 90 लाख समूहों के द्वारा छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कामों को करना, ये बड़ा संदेश है। लेकिन संवैधानिक तौर पर महिला आरक्षण को दे देना, ये एक ऐतिहासिक फैसला मोदी सरकार का है। सेना में बहनों को कमीशन नहीं मिलता था, फुल फ्लैश कमीशन, उनका सैनिक क्षेत्र में स्कूलों से लेकर NDA में प्रवेश का रास्ता खोलने का काम महिला सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम है। हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, गरीब कल्याण, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, नल जल योजना हो, उज्ज्वला योजना हो या शौचालय हो, ये चारों महिला स्वाभिमान के लिए महत्वपूर्ण है। पानी लाने का काम कौन करता था, शौचालय का सेक्टर किसको था, गैस कनेक्शन के लाभ किसको है। मोदी सरकार की किसी भी योजना में महिला स्वाभिमान को सबसे पहले ध्यान में रखा गया। जब मैं गरीब कल्याण की बात करता हूं तो 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त पे राशन प्रारंभ हुआ कोरोना के समय। उसके बाद में हम लगातार जो योजनाएं मैंने गरीब कल्याण की आपको बताई है, आने वाले वर्ष में प्रधानमंत्री आवास का संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। जो पहला चरण हुआ था, फिर आवास प्लस का जो चरण है, और अब तीसरा सर्वे भी भारत सरकार ने शुरू किया है। यदि कोई वंचित हो गया है, रह गया है, तो वो भी अपना नाम सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ में बता सकता है। गरीब आदमी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और उनका खाता होना। अगर उनका खाता नहीं होता तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके पास हो नहीं सकता था। तकनीक का उपयोग गरीब आदमी के लिए कैसे हो सकता है, उसको लूट से कैसे बचाया जा सकता है, ये उस गरीब आदमी के लिए महत्वपूर्ण है। चौथी बात आती है कि हम किसान की जब मैं बात करता हूं
तो समर्थन मूल्य के पैरामीटर्स 11 साल में, और बाकी पहले देख सकते हैं। मैं दुनिया के मतलब मैं किसी भी देश के व्यक्ति से कहता हूं हम तुलना करने के लिए तैयार हैं। दूसरा, भूमि का परीक्षण। हमारे पास जमीन उतनी ही है, ये भारत सरकार को पता है। देश जब आजाद हुआ था तब 40 करोड़ थे, आज 140 करोड़ है। उत्पादन के साथ हमको अपनी जैविक क्षमताओं के बारे में भी सोचना होगा, ये बात प्रधानमंत्री ने कही। पर्यावरण के बारे में हमें सोचना होगा और किसान उसमें भागीदार बने, और इसलिए उन्हें एक पेड़ माँ के नाम लगाने का फैसला किया। और इसलिए मुझे लगता है कि किसानों से लेकर ये चारों जो ग्रुप है, उनमें जितने काम किए हैं उनको शायद मैं शब्दों में इतने कम समय में नहीं कह सकता, लेकिन प्रमुख बातें मैंने आपके सामने कही है। वैचारिक अधिष्ठान पर हम पहली बार संतुष्ट हुए। हम नारा लगाते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। वो धारा 370 समाप्त करने का काम इसी 11 वर्षों में हुआ। राम मंदिर के पुनर्निर्माण का रास्ता इन्हीं 11 सालों में तय हुआ। वक्फ कानून का पारित होना इसी 11 साल की उपलब्धि है, और 3 तलाक का कानून पास होना इसी की उपलब्धि है। नई शिक्षा नीति का एक बार पुनर्स्थापित करना ये इसी 11 साल की सफलता है, क्योंकि हम मानते हैं कि हम विकास के बाद अपनी विरासत के साथ चलेंगे तब दुनिया को आसरा दे सकते हैं, दिशा दे सकते हैं, और ये हमने कोरोना में करके दिखाया। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि दुनिया का कोई दूसरा नाम नहीं है भारत के अलावा जिसने कोरोना में किसी दूसरे देश की मदद की हो। हाँ, गर्व के साथ कहता हूं हमने जरूरतमंद ब्राजील को भी दिया और ताकतवर अमेरिका को भी दवाइयां दी है। दुनिया का कोई दूसरा देश उसमें नहीं है। अगर किसी ने हमारी तरफ नजर उठाकर देखा, या हमारे लोग संकट में फंसे, या दुनिया के दूसरे देवी गंगा के नाम पर अभियान चलाया, और हमने अफगान के उस युद्ध क्षेत्र से सिर्फ भारत नहीं, साथ में 47 अन्य देशों को नागरिकों को निकाला। यूक्रेन में तो संख्या 22,000 से ज्यादा थी, और उसके बाद में वो युद्ध रुका और वंदे भारत मिशन के आधार पर वो वापस आए। उसके बाद में एक अभियान हमारा ऑपरेशन देवी के तौर पर चला, उसमें हमने लोगों को बाहर निकाला। तो मुझे लगता है कि हमने अभियानों को सिर्फ प्रचार प्रसार के लिए नहीं रखा, दुनिया को बताया कि नहीं, हम गुटनिरपेक्ष रहकर दुनिया में शांति के समर्थक हैं, और इसलिए विकास और विरासत साथ चले। प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से आभारी हूं कि देश की आजादी के 75 साल में जिस प्रकार उनने अज्ञात बने हुए शहीदों को सम्मान दिया, लोग जानते थे लेकिन इतिहास के पन्नों में उनको स्थान नहीं मिला था। उनकी कुर्बानी बड़ी थी, लेकिन उसके बाद जब स्थान नहीं मिला तो उस अभियान को जब चलाया तो मैं समझता हूं उन पूरी घटनाओं के आप भी प्रत्यक्षदर्शी होंगे। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि उपलब्धियां इतनी हैं कि हम उन्हें शब्दों में नहीं बांध सकते, लेकिन ये 11 साल प्रमाण है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि हम 10वें से लेकर 4थे स्थान की अर्थव्यवस्था बन गए हैं, और हम पहले स्थान के जाने की तैयारी में हैं। लेकिन हम अपने सभी प्रबुद्धजनों से, अपने सहयोगी विचारक मित्रों से जरूर कहेंगे कि अभी भी समाज को विरासत के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए हम अपनी अपेक्षा है कि हम उस तैयारी के साथ जुटे। विकास की ऊंचाइयां हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर की गति से भी कई मामलों में ऊंचाइयां गति तेज रखी है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा विकास यंत्रवत बना रहे, विरासत के साथ आगे बढ़े। और इसलिए ये मोदी सरकार के 11 साल विकास और विरासत के 11 साल हैं। ये मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल है। ये मोदी सरकार के 11 साल सेवा के साल है, और इसलिए मैं प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हुए पार्टी का भी धन्यवाद करता हूं कि उनका जो प्रयास है ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। सर, आप निश्चित रूप से भारत बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर में अमेरिका का हस्तक्षेप क्या दर्शाता है? कहीं न कहीं हम कमजोर हुए हैं क्या? मुझे लगता है कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में दुनिया में अमेरिका ने शायद सबने मान लिया कि टारगेट को अचीव करने की सामर्थ्य या तो अमेरिका में है, या इजराइल में है, या भारत के पास है। जब आप ऊंचाइयों पर जाते हैं तो चुनौतियां आपके सामने आएंगी, लेकिन चुनौतियां कहां से आएंगी ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मेरी एक दिल में प्रार्थना है, हमारी रक्षा नीति पर और विदेश नीति पर सामान्य टिप्पणियां करने से लोग बचे तो अच्छा होगा। मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ।
सर एक मैं कह रहा सवाल था कि यहाँ पर गुटबाजी है या फिर जो पद है जनप्रतिनिधि का वो कमजोर है। दरअसल ये जो बैनर लगा है इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष का कोई कार्ड में कार्ड जो कार्ड इन्विटेशन में वो कार्ड अस्वस्थ है नहीं पर कार्ड में भी नहीं है उनका, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से तो और होना कोई था। पूछेगा? दूसरा एक और सवाल है मेरा कि जो अब हो गया। खेत सड़क योजना है, बाकी कोई और पूछेगा? यही पूछेगा ना सर सवाल एक व्यक्ति एक ही पूछेगा ना। नहीं सर, हमारा सवाल तो हम आपस में कर लेते हैं। आपने अभी बताया कि रक्षा से संबंधित किसी भी मसले पर टिप्पणी न करें। रक्षा नीति, रक्षा के मतलब से संबंधित मेरा ये कहना है कि आप ही के एक मंत्री की रक्षा को लेकर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के टिप्पणी करते हैं, क्योंकि आप एक गंभीर व्यक्तित्व हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मुझे लगता है कि अब इस पर टिप्पणी किसी को करनी नहीं चाहिए। धन्यवाद दें। भाई साहब एक सवाल और था, इंदौर की अभी घटना आई है उसको लेकर जिस तरह का समाज में क्या कुछ मैसेज जाएगा, क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि सबको परिवार को सोचने पर मजबूर कर दिया हनीमून कांड जो आया है उसको लेकर क्या कहते हैं? जब मैं शायद अभी भाषण अगर आप सुन रहे होंगे, जब मैं अपने सभी बुद्धिजीवियों के बीच बोल रहा था, हमें संस्कार के बारे में सोचना होगा। विकास, हमारी अपनी सफलताएं कहीं आगे जाकर हमको नुकसान तो नहीं करेंगी। ऐसी घटनाएं बहुत कमतर हैं, लेकिन घटनाएं इतनी प्रभावित करती हैं कि निश्चित रूप से हम संवेदनशील समाज में रहने वाले लोग हैं, सबको उसने तकलीफ दी है। तो हमें अपनी परिवार पर या अपने संस्कार के बारे में सोचना चाहिए। मैं इतना ही कहता हूँ, अपराधी कौन है, न्यायालय सजा देगा, लेकिन जो घटना सामने आई है उसका दुख और शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता कि कोई उससे प्रभावित नहीं हुआ होगा, और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि हमें संस्कारों के प्रति हमें और बेहतर तरीके से अपने बच्चों को हस्तांतरित करने के बारे में सोचना चाहिए। सर ये लाडली आवास का सर्वे भी, लाडली बहना आवास का सर्वे नहीं शुरू हुआ तो स्कीम थी जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में और ये नहीं, मुझे लगता है देखिए, दो तीन बातें समझ लेनी चाहिए। पहली बार जब प्रधानमंत्री आवास का वितरण हुआ तो बड़े पैमाने पर यह समस्या आई कि हम तो गरीब थे, हमें रह गए, बाकी लोगों को मिल गया। तब आवास प्लस का सर्वे हुआ तो 27.5 लाख नाम उसमें जुड़े, जिसमें से अब सिर्फ 6.5 लाख बचे हैं जो भारत सरकार हमको देने के लिए तैयार है। अभी लगभग 16 लाख मकान बन रहे हैं और वो अभी आज भी देने तैयार है, लेकिन हम एक साल में 22 लाख मकान बना नहीं सकते। तो मैंने उनसे कहा है कि मुझे 4 महीने बाद दीजिए, इस बजट के बाद, क्योंकि 40% हमको देना है। जो लाडली बहना की आप बात कर रहे हो, अलग से कोई यूनिट नहीं है। अगर कोई ऐसा रह जाएगा कि सर्वे, तीसरा सर्वे जो शुरू हुआ है वो उन्हीं का है, और इसलिए उसमें कोई भी न्याय कोई भी हो और आपको किसी सरपंच सचिव के पास नहीं जाना है, सेल्फ डिक्लेरेशन से आप ही भर सकते हैं। इसलिए अलग से कोई यूनिट की बातें सवाल ही नहीं है। सर, आपके विभाग में वर्तमान में क्या उल्लेखनीय प्रगति का आप वर्णन करना चाहेंगे? उल्लेखनीय तो मैं ऐसा कुछ अपने मुंह से कहूंगी अच्छा नहीं है। आप मूल्यांकन जो काम हो रहा है वो बता रहा हूँ। जैसे मैं मंत्री बनने के बाद मैंने पूछा कि कितनी पंचायतों में पंचायत भवन नहीं है, तो 1400 नई पंचायत थी और कमोबेश इतनी ही पुरानी पंचायत थी जहाँ भवन ही नहीं था। शहीद अटल जी की जन्म शताब्दी है और मैं इतना भाग्यशाली निकलूंगा मुझे नहीं पता था। दोनों, पहली बार भी खजुराहो में प्रधानमंत्री ने पहली किस्त जारी की, दूसरी अभी फिर प्रधानमंत्री ने कर दी। तो 2424 ग्राम पंचायतों को 37.5 लाख और 48 लाख के पंचायत भवन गए। 48 लाख उनके जहां क्लस्टर पर एक इंजीनियर का भी ऑफिस उसमें समाहित है। भारत सरकार इसमें कुल अधिकतम 17 से 20 लाख देती है, हमने उसको जोड़कर किया है, क्योंकि ई पंचायत के आधार पर आने वाले 50 साल तक कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमारे कोई ग्रामीण भवन 2 मंजिला नहीं बन सकते थे, ये डिजाइन है, ये 3 मंजिल तक ऊपर जा सकता है। दूसरा है कि किसी भी पंचायत में, चूंकि स्कूलों पर प्रतिबंध लग गए, वहां आप सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर सकते, तो पहली प्राथमिकता है कि जिन पंचायतों में सामुदायिक भवन नहीं है वहां पर सामुदायिक भवन बिना मांगे देना, उसको सैचुरेशन पर जाना। फिर अगले वर्ष से जो 30 से 35 साल पुराने हमारे पंचायत भवन है उनको डिसमेंटल करके इसी श्रेणी के पंचायत भवनों को बनाना, ये हमारा इस क्षेत्र में काम है। दूसरा है, अभी हमारी कैबिनेट ने एक अच्छा फैसला किया है, प्रधानमंत्री सड़क का 4था चरण एक तो शुरू हो गया,
3 पूरे हो गए, चौथा शुरू हुआ है और उसमें लगभग 10,000 हैबिटेशंस जुड़ रहे हैं। 500 से कम आबादी के 11,000 की 2011 की सेंसस में जो 500 से आबादी थी उसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो उनको जोड़ रहे हैं। उससे नीचे 499 से लेकर वर्तमान में 100 तक, और वो भी हमने जनसंख्या नहीं रखी है, उसका सर्वे सैटेलाइट सर्वे हुआ है। 20 मकान जहां पर है, 6,000 वर्ग मीटर का जो एरिया है, हम उनको हैबिटेशन मानेंगे। भारत सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं। पहले प्रधानमंत्री सड़क में हैबिटेशन राजस्व ग्राम था, तो वन ग्राम और टोले मजरे फलिए छूट गए। अब वो परिभाषा बदल गई है। एक पुलों के लिए हुआ है, जो शायद आप लोगों की भी जानकारी आएगी, तो समाचार में भी प्रमाणिकता रहेगी कि पहले चरण का सड़क हो, दूसरे चरण की सड़क हो। पहले 15 दिन कोई पुल बंद होता था तो 12 मासी तब भी सड़क मानी जाती थी। बाद में घटकर वो 72 घंटे अगर 5 दिन बंद है तब मानी गई। अब वो घटकर 24 घंटे अगर कोई प्रधानमंत्री सड़क की कोई पुलिया डूबी रहती है बरसात भर में 5 बार, तो भी सरकार स्वयं उसको अपग्रेड करके 12 मासी पुल बनाएगी। ये जो नए परिवर्तन है, इन परिवर्तनों को भी मुझे लगता है हमें देखना चाहिए। और असली मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा मतलब अभी कैबिनेट में पास किया है, उसमें 499 से 100 की आबादी तक के गांव जोड़ने का मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत। सर, ये सड़क पे सवाल है, ये लंबे समय से खेत सड़क योजना बंद है। बिल्कुल बंद नहीं है, गलत जानकारी। नहीं, पर सर, मंत्री जी, जो चिकित्सा को लेकर आपने बात करी थी, यहाँ मेडिकल कॉलेज भी खुला, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी बात अगर करें तो यहाँ पर सिर्फ रेफर हॉस्पिटल जिला अस्पताल बना हुआ है चिकित्सा और शिक्षा को लेकर। सीएम राज स्कूल की अभी तक जगह डिसाइड नहीं, जिस जगह पे चयन के लिए बात हुई वहां पर ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा है। ऐसे में शिक्षा और चिकित्सा में नीमच जो है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे लगता है ये टिप्पणी मुझे नहीं करनी चाहिए बिना जानकारी के। स्थानीय लोगों से सर, अभी आपने कहा कि मोदी जी के 11 साल अब दोबारा पूछ रहे हैं सब। नमस्ते कर लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। लास्ट 2017 से प्रधानमंत्री आवास नीमच में बन रहे हैं, अभी तक आवंटित ही नहीं हुआ है प्रधानमंत्री आवास। ये शहरी यहाँ तो योजना तो शायद सरकार की है, और वो आपने कहा कि सबको मिल जाएंगे, और आपने नीमच में ही अपनी 2017 से अब तक आवंटित की, और अभी भी निर्माण चल रहा है। शहर में शायद ये परिस्थिति हो सकती है, एक बार जानकारी लेके उसको करेंगे। क्योंकि मैं तो ग्रामीण क्षेत्र का मंत्री हूँ, लेकिन शहर की जानकारी आपने दी है, सभी जनप्रतिनिधि बैठे हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि नीमच में है। जल गंगा संवर्धन अभियान जो चलाया जा रहा है, बहुत धन्यवाद आप सभी को। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा, और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा, और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।